कहानी है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को मार सकता है। लेकिन वो कभी ये काम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और हथियारों से घबराहट और नफरत थी। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसने उसे एक शांत टीचर से एक बेरहम स्नाइपर में बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से। वहां एक छोटा सा घर है जिसमें एक कपल रहता है। वे दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। इस कपल में आदमी का नाम है निकोला और उसकी पत्नी का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर सुंदर स्टैच्यू बनाती थी। निकोला एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय और अच्छा टीचर था, सिवाय एक बच्चे के। इवान एवं बहुत बदतमीज था और हर दिन क्लास में निकोला को परेशान करता था। वो अमीर परिवार से था जबकि निकोला गरीब था। इस वजह से वो निकोला की शक्ल और कपड़ों का मजाक उड़ाता और चाहता था कि निकोला उससे गुस्सा होकर उसे मार दे। फिर वो शिकायत करके निकोला को स्कूल से निकलवाना चाहता था। लेकिन निकोला बहुत शांत स्वभाव का था। वो इवान की हरकतों से प्रभावित नहीं होता और अपनी जिंदगी में मस्त रहता। निकोला के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, इस वजह से उसे दुनिया की खबरें नहीं मिल पाती थीं। एक दिन स्कूल में रहते हुए उसने टीवी पर सुना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। खबर में बताया गया कि कई सोल्जर्स मारे गए हैं और रूस ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को घर लौटने पर उसे पता चला कि नास्टिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर निकोला बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन निकोला अपनी साइकिल पर स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने दो सोल्जर्स को देखा जो अलग वर्दी पहनकर खड़े थे और सिगरेट पी रहे थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनी सोल्जर जैसी नहीं थी। शुरुआत में निकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने वर्दी बदल दी है और आगे बढ़ गया। लेकिन स्कूल पहुंचने पर वो खाली था, कोई बच्चा नहीं आया था। ये देखकर उसे गड़बड़ होने का एहसास हुआ। तभी उसने टीवी पर खबर देखी कि रूस के सोल्जर्स यूक्रेन में घुस चुके हैं। तुरंत उसे समझ में आया कि रास्ते में देखे गए सोल्जर्स वास्तव में रूसी थे। निकोला को अपनी पत्नी की चिंता हुई। वो तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोला घर पहुंचा, उसने देखा कि वही दो सोल्जर्स उसकी पत्नी को मार रहे थे। निकोल ने उनकी रक्षा की कोशिश की, लेकिन सोल्जर्स ने उसे भी पीटा। निकोल ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी पत्नी को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उसकी नहीं सुनी और दोनों को बुरी तरह पीटा। रूसी सोल्जर्स ने निकोला के घर की तलाशी ली। जब उन्हें अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अपने घर को जलता देखकर नास्टिया गुस्से से भर गई। उसने एक पत्थर उठाया और उन रूसी सोल्जर्स की तरफ फेंक दिया। ये देखते ही एक सिपाही ने गोली चला दी। नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी को मरते देखकर निकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसके पास गया और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सोल्जर्स वहां पहुंचे। नास्टिया की हालत देखकर उन्हें गहरा अफसोस हुआ। उन्होंने निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहा। इसके बाद दोनों सोल्जर्स ने नास्टिया के लिए कब्र खोदनी शुरू की। कब्र तैयार होने पर उन्होंने निकोला से कहा कि वो यहीं अपनी पत्नी को दफना दे। पत्नी की मौत के बाद निकोला पूरी तरह टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। रूसी सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी पत्नी को मार डाला था, बल्कि उसके आने वाले बच्चे और उसके घर को भी खत्म कर दिया था। अब निकोला बदले की आग में जल रहा था। वो हर हाल में उस रूसी सोल्जर को मारना चाहता था जिसने उसकी पत्नी पर गोली चलाई थी। बदला लेने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, उसे यूक्रेन अपनी आर्मी में शामिल होना था। वहीं पर वो उन दोनों सोल्जर्स से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है। वो कहता है कि उसे भी अपने साथ ले चलें क्योंकि वो यूक्रेन की आर्मी में शामिल होना चाहता है। दोनों सोल्जर्स उसकी बात मान लेते हैं। वे निकोला को गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी पत्नी द्वारा बनाया गया एक छोटा सा स्टैच्यू अपने पास रख लेता है। यह स्टैच्यू उसकी पत्नी ने उसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहां मौजूद उनका सीनियर निकोला को देखकर नाराज हो जाता है। वो दोनों सोल्जर्स पर गुस्सा करता है और निकोला को भर्ती करने से मना कर देता है। उसे शक होता है कि कहीं निकोला कोई जासूस ना हो। सीनियर जब दोनों सोल्जर्स से निकोला के बारे में पूरी जानकारी लेता है तब निकोला भी अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे रूसी सोल्जर्स ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया और उसका घर जला दिया। वो कहता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो दुश्मन सोल्जर्स को खत्म करके अपने देश के लिए लड़े। ये सुनकर सीनियर का शक धीरे धीरे कम हो जाता है। वो निकोला को यूक्रेनी आर्मी में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन से निकोला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि निकोला एक आम इंसान था, इसलिए ट्रेनिंग उसके लिए बहुत मुश्किल थी। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ मैथ पढ़ाई थी। उसे हथियारों के बारे में कोई अनुभव नहीं था। जब बाकी सोल्जर्स तेजी से बंदूकें असेंबल कर रहे थे तब निकोला काफी पीछे रह जाता था। वो सबसे आखिर में अपनी बंदूक तैयार करता था। ये देखकर एक ऑफिसर को लगता है कि निकोला कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन निकोला हार नहीं मानता। वो पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। एक रात जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी निकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, हमें इस संख्या को बढ़ाना होगा ताकि हम रूसी सोल्जर्स का मुकाबला कर सकें। सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। कुछ लोग खड़े होते हैं, उनमें निकोला भी शामिल होता है क्योंकि वो भी स्नाइपर बनना
चाहता था। मिकोला को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगते हैं। सीनियर मिकोला से कहता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी सही से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। सीनियर मिकोला से कहता है कि ठीक है, ये रहा, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करना होगा। मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, वो जल्दी से गन को खोलकर दोबारा जोड़ देता है। इस काम में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। मिकोला की फुर्ती देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, अब वे मिकोला के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सीनियर भी मिकोला से प्रभावित होता है और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन दी जाती है, बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। मिकोला भी नई गन की मांग करता है। सीनियर कहता है कि अगर तुम्हें नई गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मिकोला के पास कोई विकल्प नहीं था, वो जो मिला उसे लेकर वहां से निकल लेता है। ट्रेनिंग में सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, वो अपने टारगेट को निशाना बनाकर रखता है। प्रैक्टिस के दौरान सीनियर गोलियां चलाता है, जो स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब निकोला की बारी आती है, वो जरा भी नहीं हिलता, वो अपना निशाना बनाए रखता है। इस तरह मिकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। उन्हें अंदाज लगाकर निशाना लगाना होता है। बाकी सोल्जर्स में से कुछ पास हो जाते हैं, लेकिन मिकोला फेल हो जाता है। उसके पास जो बंदूक थी वो पुरानी थी, नई बंदूक होती तो निशाना बिल्कुल सही लगता। अगली ट्रेनिंग और कठिन थी। स्नाइपर्स को फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना था, वो भी रात के अंधेरे में। सीनियर फ्लेयर छोड़ता है और सभी निशाना लगाते हैं, बाकी सभी फेल हो जाते हैं। अब सिर्फ मिकोला ने गोली नहीं चलाई। वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना संभव नहीं था, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया। उसने अपनी गणित की समझ का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल सटीक शॉट लगाया। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सैनिक हैरान रह गए। ये टास्क आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया था, सिर्फ मिकोला ने ये कर दिखाया था। सीनियर मिकोला से बहुत प्रभावित हुआ और उसे उसका पसंदीदा कोड नेम रेवन दे दिया। समय ऐसे ही बीतता गया और मिकोला पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ट्रेनिंग का रिजल्ट सामने आने वाला था। यहाँ कर्नल ने निकोला को सल्यूट किया और बताया कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। कुछ दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आया और उससे कहा कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर मिली थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम उस लोकेशन पर पहुंच गई और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गई। वे रूसी सैनिकों पर निशाना लगाने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आती दिखाई दी। इस वजह से कर्नल ने सभी को फायर न करने का आदेश दिया। उधर रूसी सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। सब कुछ सही लगने पर उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगे तो सैनिकों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दे दिया। एक ही पल में सभी स्नाइपर्स ने अपने अपने टारगेट को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफल रहा। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी वहां मौजूद नहीं थे। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि उसके बाकी साथी कहां हैं, तो बताया गया कि उन्हें एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को खबर मिली कि उस मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए हैं। उन्हें एक ही रूसी स्नाइपर ने खत्म किया था। उस स्नाइपर का नाम सिरी था और वो रूस का सबसे खतरनाक और अनुभवी स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन और बीते और मिकोला अपने साथियों के साथ अगले मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस लगा दी और अपनी पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उनके साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल के समय निकोला को परेशान किया था। अब वो रूसी सेना का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही कर्नल ने शूट करने का आदेश दिया, मिकोला थोड़ा हिचक गया। वो अपने पुराने छात्र को सीधे नुकसान नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और वहां लगी लैंड माइंस पर फायर कर दिया। तेज धमाके के साथ इवान समेत सभी रूसी सैनिक मारे गए। सब कुछ काबू में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में मिकोला से पूछा कि आदेश मिलने पर वो क्या सोच रहा था। इस पर मिकोला ने बताया कि उन सैनिकों में उसका एक छात्र भी था। वो उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तब कर्नल ने मिकोला को समझाया कि इस हालात में इवान उसका छात्र नहीं बल्कि दुश्मन था। वो अब तुम्हारा छात्र नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था। रशियन आर्मी में शामिल होना इवान का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं थी। मिशन पूरा होने के बाद सभी लोग अपने बेस कैंप वापस लौट आए। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा था। वो अपना ज्यादातर समय मिकोला के साथ ही बिताता था। एक दिन कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली की फोटो दिखाई। उसने बताया कि उसके परिवार में कुल 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां ये नहीं जानती थीं कि उसके पिता एक सैनिक हैं। कर्नल ने उन्हें बताया था कि वो एक बिजनेस करता है। ये बात उसकी पत्नी ने भी बच्चों से छुपा कर रखी थी। यहाँ निकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह रशियन सैनिकों ने उसकी पत्नी की जिंदगी छीन ली। ये सब बताते हुए निकोला काफी भावुक हो गया। कर्नल ने उसे संभाला और हिम्मत दी।
अगली सुबह सभी लोग एक नए मिशन के लिए रवाना हुए। ये मिशन बहुत अहम था क्योंकि खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरेगा। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखाई दिए। वे अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। मिकोला ने पहचान लिया कि उनमें से एक वही व्यक्ति था जिसने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया था। वो सीधा मिकोला की नजरों के सामने था। मिकोला ने एक्शन लेने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे मना कर दिया। निकोला अंदर ही अंदर गुस्से से भर चुका था। उसने आर्मी ज्वाइन इसलिए ही की थी ताकि वो अपने दर्द का जवाब दे सके। उसने दोबारा अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर से मना कर दिया। इस बार मिकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। उसकी वजह से दुश्मनों को उनकी लोकेशन का अंदाजा हो गया। कर्नल ने गुस्से में मिकोला से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। हालात और भी खराब तब हो गए जब उन्हें पता चला कि दुश्मन का सबसे खतरनाक स्नाइपर पास ही मौजूद है। उस स्नाइपर का नाम सिरी था। अब उसे भी उनकी पोजीशन का पता चल चुका था। कर्नल ने तुरंत सिरी की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही कर्नल को गंभीर नुकसान पहुंचा। वहीं कर्नल की जान चली गई। तभी निकोला को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी वजह से कर्नल को खोना पड़ा। अब दुश्मन पूरी तरह से उनकी लोकेशन जान चुका था। चारों तरफ हालात बिगड़ते जा रहे थे। निकोला ने पीछे हटने का फैसला लिया। वो कर्नल को साथ लेकर सुरक्षित इलाके की तरफ बढ़ा। काफी मुश्किल के बाद वो दुश्मनों के इलाके से बाहर निकल पाया। फिर वो सीधे अपने बेस पर पहुंचा। कर्नल की मौत का निकोला को गहरा अफसोस था। वो खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसी वक्त उसने तय किया कि वो सिरी को हर हाल में रोकेगा। कुछ समय बाद निकोला को 2 दुश्मन स्नाइपर्स की जानकारी मिली। वो तुरंत अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। अपनी लोकेशन पर पहुंचकर उसने धैर्य से इंतजार किया। कुछ ही देर में उसने एक दुश्मन को काबू में कर लिया, लेकिन इसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने निकोला को घायल कर दिया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। पूरी हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे खतरे को भी खत्म कर दिया। अब उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इसी दौरान उसे आर्मी के एक मेजर का कॉल आया। मेजर ने निकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जो कर्नल के पीछे था। इसके बाद निकोला वापस बेस पर पहुंचा। यहाँ मेजर सभी को उस स्नाइपर के बारे में जानकारी देने लगा। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है। वो रूस का सबसे खतरनाक और अनुभवी स्नाइपर माना जाता है। उसका निशाना शायद ही कभी चूकता है। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी पहले भी यूक्रेन के कई बेहतरीन स्नाइपर्स को नुकसान पहुंचा चुका है, इसलिए उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। वो अपने कारनामों की रिकॉर्डिंग बनाकर डर फैलाने की कोशिश करता है। मेजर ने आगे बताया कि सिरी आमतौर पर अपनी पोजीशन बार बार नहीं बदलता। वो एक खास जगह से बैठकर पूरे इलाके पर नज़र रखता है। इसके बाद सभी ने मिलकर एक रणनीति बनाई। प्लान के अनुसार 2 टीमें बनाई। पहली टीम सामने से ध्यान भटकाने का काम करेगी, दूसरी टीम पीछे से दबाव बनाएगी। इसी दौरान निकोला चुपचाप बिल्डिंग के अंदर जाएगा। उसका मकसद सीधे सिरी तक पहुंचना होगा। पूरी प्लानिंग के बाद सभी लोग उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। निकोला भी सावधानी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। अंदर उसे 2 दुश्मन सैनिक दिखे जो आपस में बात कर रहे थे। निकोला ने बिना शोर मचाए रास्ता साफ किया और आगे बढ़ गया। फिर उसने तय समय पर अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद टीम ने एक साथ एक्शन लिया। उधर सिरी को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके किसी साथी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी। ये समझकर वो सतर्क हो गया। वो तुरंत बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पहले से मौजूद स्नाइपर निष्क्रिय पड़ा है। ये देखकर सिरी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने तुरंत बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन बैकअप को पहुंचने में अभी समय लगने वाला था। सिरी दोबारा अपनी पोजीशन पर लौटा और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक छोटे से स्टैचू पर पड़ी। वो स्टैचू निकोला की पत्नी की याद से जुड़ा हुआ था। इसी पल निकोला ने मौका देखकर सिरी को रोक लिया। कुछ ही पलों में सिरी का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। इस हलचल से बिल्डिंग में मौजूद आखिरी दुश्मन भी सतर्क हो गया, लेकिन उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर में वो खतरा भी समाप्त हो गया। कुछ समय बाद सिरी की मदद के लिए आने वाली टीम वहां पहुंची। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो जवाब निकोला की तरफ से आया। उसके बाद इलाके में मौजूद यूक्रेनी स्नाइपर्स ने पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक एक करके सभी खतरों का अंत कर दिया गया। इस मिशन के कुछ दिनों बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसने उसे किया हुआ वादा आखिरकार पूरा कर दिया था। उसने उन सभी लोगों को रोक दिया था जो उसकी पत्नी और कर्नल के दर्द की वजह बने थे। कब्र के सामने खड़े होकर निकोला ने एक नई कसम खाई। उसने तय किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। अगर आप